गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जंतुओं में पोषण नाम के चैप्टर को पढ़ा था और इसमें हमने जैवीय पोषण पढ़ा था और उसके टाइप्स पढ़े थे और अमीबा में पोषण पढ़ा था और हमने हाइड्रा में भी पोषण पढ़ा था। मनुष्य में पोषण हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य के दांत। तो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? बच्चों, भोजन को काटने तथा बार बार चबाकर इसे छोटे छोटे टुकड़े बनाने में दांत हमारी सहायता करते हैं। 3 वर्ष की उम्र तक बच्चों के जो दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं या तत्कालिक दांत कहते हैं। और 6 वर्ष के आसपास दूध के दांत स्थायी दांत में बदलना शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में अस्थायी दांत पहले गिर जाते हैं और स्थायी दांत निकल आते हैं। कुल 28 स्थायी दांत होते हैं। 20 वर्ष की उम्र में मुख में 4 दांत और निकलते हैं, जिन्हें हम बुद्धि के दांत कहते हैं, यानी कहते हैं अकल दाढ़ निकल आई है। इस प्रकार वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत तथा कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, यानी 16 दांत ऊपर मिलेंगे, 16 दांत नीचे के जबड़े में मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 32 दांत। दांत के प्रकार, हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जैसे इनका नाम है कृंतक, रदनक जिन्हें बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, फिर अग्रचरणक इनको बोलते हैं प्रीमोलर, तथा फिर है चवर्णक, इनको बोलते हैं मोलर। तो कृंतक यानी इंसीजर क्या होते हैं? इन्हें काटने वाले दांत भी कहा जाता है और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 तथा कुल 8 होती है, मतलब 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे। कृंतक कौन से होते हैं? ये वाले दांत। तो ये चारों दांत हमारे कृंतक ऊपर के हो गए, 4 दांत नीचे वाले भी हमारे कृंतक हो गए, टोटल मिला के 8 दांत हो गए। ये सबसे आगे वाले दांत होते हैं और भोजन को काटने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें काटने वाले दांत भी कहा जाता है। ये चौड़े एवं धारदार भी होते हैं। फिर है रदनक। रदनक कौन से दांत होते हैं बच्चों? ये इसके बराबर के जो दांत होते हैं ये होते हैं रदनक, और ये बहुत नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ने में भी मदद करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, यानी 2 ये हैं ऊपर के और 2 नीचे होते हैं। फिर है अग्रचर्णवक। इनके चौड़ी पीसने वाली सतह होती है और इसीलिए भोजन को चबाने और पीसने में मदद करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। फिर है चवर्णक। इनका स्थान मुख के पिछले हिस्से में होता है और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। इनकी संख्या टोटल होती है 12। ओके बच्चों, फिर है मनुष्य की जीभ। अब मनुष्य की जीभ को आप ध्यान से देखिए, ये इसके कई भाग होते हैं। एक जो सबसे आगे का भाग है उससे मीठा पता चलता है, फिर उसके पीछे का भाग है उससे नमकीन, फिर उससे पीछे का जो भाग है किनारी उससे खट्टा पता चलता है, और तीखा चटपटा जो होता है वो सबसे पीछे वाले भागों से हमें पता चलता है, और बच्चों उससे भी पीछे वाले भागों से हमें कड़वा का एहसास होता है। तो मुख के अंदर जीभ एक मसल अंग है जो मुख गुहा के पिछले भाग में निचली सतह से जुड़ी होती है। मांसल अंग का मतलब है बच्चों ये केवल मांस की बनी होती है। ये भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। ये चबाए गए भोजन में लार को मिलाने में तथा इसे अंदर निकलने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त ये स्वाद चखने का भी काम करती है। इसकी सतह पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ये स्वाद कलिकाएँ जीभ के विभिन्न भागों में उपस्थित होती हैं और ये स्वाद की पहचान करती हैं। जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। अब है लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियों का बहुत इम्पोर्टेंस होती है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, इसका मतलब 6 हो गई। ये इन ग्रंथियों में लार नामक एक जलीय पदार्थ स्रावित होता है। लार भोजन को पचाने में मदद करती है। इसमें इमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। किस नाम का? इमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च पर कार्य करके इसे माल्टोज नामक शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। फिर है ग्रसिका। ग्रसिका मतलब फूड पाइप, जहाँ से हमारा खाना नीचे तक जाता है, मतलब हमारे पेट तक जाता है, जो गले के पिछले भाग से निकलकर छाती से नीचे जाती है और आमाशय में खुलती है, यानी हमारे स्टमच में खुलती है। इसे आहार नली भी कहते हैं। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, ये भोजन को सिर्फ आमाशय तक पहुँचाने का काम करती है। फिर है अमाशय। क्या होता है? अमाशय कुछ इस तरह से दिखता है और ये है ग्रास नलिका से ये जुड़ा रहता है। अब हमारा अमाशय जे आकार का एक थैला होता है। ये कुछ जे आकार का आपको दिख रहा है ना,
तो इस टाइप का एक थैला टाइप का होता है जो मांस का बना होता है और ये करीब 2 लीटर तक भोजन को एक समय में रख सकता है। भोजन आमाशय में अपने प्रकार के आधार पर कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक ठहरता है। ये एक तरफ खुलकर ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है तथा दूसरी तरफ छोटी आंत में खुलता है। जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो वह आमाशय के दीवारों से स्रावित होने वाले पाचक रसों से मिल जाता है, यानी भोजन में जो इसके किनारों से एक एंजाइम निकलता है, पाचक रस जो निकलते हैं उनसे वो खाना मिलता है। फिर क्या होता है, तो पाचक रसों में ये एंजाइम पैप्सिनोजिन होता है, एक एंजाइम जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं HCl के साथ मिलकर पैप्सिन में बदल देता है। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। ये क्या करेगा, पैप्सिनोज नाम का जो एंजाइम है जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलता है तो ये पैप्सिन में बदल देता है और पैप्सिन प्रोटीन को पचाकर एक घुलनशील यौगिक में बना देगा। यानी अब ये कैसा हो जाएगा, अब जो यौगिक बनेगा वो घुलनशील यानी घुलने वाला होगा और आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उत्सर्जित करता है। ये अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी HCl का बहुत अच्छा काम है। ये क्या करेगा, जो भी जीवाणु हमारे पेट में चले जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। फिर है छोटी आंत। छोटी आंत लिपटी हुई एक लंबी नली है, ये करीब 7.5 मीटर लंबी होती है। जैसे ही भोजन आमाशय से निकलता है छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। यहाँ भोजन का अंतिम चरण पूरा होता है। तो पूरा कब होगा, जब छोटी आंत में पहुँचेगा। छोटी आंत यकृत अग्न्याशय से स्रावित पदार्थ को प्राप्त करती है और यकृत एक लालिमा युक्त भरी ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी भाग में दाईं तरफ होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अच्छा, अग्न्याशय भूरे रंग की एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्न्याशय रस, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन पर कार्य करता है और उसे सरल रूप में बदल देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन जब छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां कार्बोहाइड्रेट टूटकर सरल शर्करा अणुओं में बदल जाता है, अर्थात ग्लूकोज में, वसा बसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में एवं प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है। कहाँ पर, अग्न्याशय में। फिर है बड़ी आंत। जो भोजन हम खाते हैं वह पूरा पच या फिर अवशोषित नहीं हो पाता, तो कुछ अंश जो बच जाता है वो अपशिष्ट कहलाता है और फिर वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ये छोटी आंत की अपेक्षा थोड़ी चौड़ी होती है और इसकी लंबाई करीबन 1.5 मीटर तक होती है और ये अपशिष्ट उपस्थित अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है और ये अपशिष्ट जो लगभग ठोस बन चुका है बड़ी आंत से अंतिम छोर तक मलाशय तक पहुंच जाता है और फिर ये हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं विसर्जन। अब है मनुष्य में पाचन के मुख्य तथ्य क्या होते हैं। शरीर में अंग जैसे मुख, ग्रसिका, आमाशय, आंत और गुदा सम्मिलित होते हैं। पाचन में कई कार्बनिक यौगिक भी भाग ले रहे थे, इन्हें हम पाचक रस या एंजाइम कह रहे थे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भी बहुत सारे एंजाइम्स थे। पाचन प्रक्रिया में अंतर्ग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण और विसर्जन मुख्य चरण होते हैं। पाचन और परिवहन व श्वसन। जब भोजन पच जाता है तो अवशोषित हो जाता है, तो इसे शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है और इसे कौन करता है, इसे करता है रक्त, जिसे बोलते हैं परिवहन तंत्र। ये पूरे शरीर में पंप करके रक्त को पहुंचा देता है और ये पचे हुए भोजन के परिवहन में मदद करता है। फिर पचे हुए भोजन से ऊर्जा मुक्त होना आवश्यक है। ये तब हो पाता है, यानी ऊर्जा मुक्त कब हो पाएगी, जब पचा हुआ भोजन शरीर की कोशिकाओं के भीतर श्वसन के समय ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करता है। फिर श्वसन के समय उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद रक्त के साथ प्रवाहित होकर उत्सर्जन के लिए गुर्दों यानी किडनी में पहुंच जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि पोषण एवं श्वसन दो ऐसे जैव प्रक्रम हैं जो सजीवों को जीवित रखने के लिए बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। देखो, आरेख की सहायता से मनुष्य में पोषण का संक्षिप्त विवरण मैंने आपको पहले ही चित्र बनवा दिया है। पहला प्रश्न है, जैवीय पोषण से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर ये वाली लाइन करनी है, फिर उसके बाद आपको ये पूरा पोषण कहलाता है ये करना है। फिर इसके 5 भाग दिख रहे हैं, सब 5 भाग लिखने हैं और इनमें एक एक लाइन लिखनी है। एक लाइन के हैं तो कंप्लीट कर। सेकंड प्रश्न है, स्टार्च पर लार्ज के प्रभाव का अध्ययन। इसके लिए आप पहले ये लिखेंगे, हमारे मुंह में से लेकर यह
एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे इसमें एमाइलेज नामक का जो एंजाइम होता है इसे लेकर शर्करा में बदल देता है तक। तीसरा प्रश्न है मनुष्य में 4 प्रकार के दांतों की व्याख्या। तो बच्चों उसके लिए पहले आपको ये चित्र बनाना है और इनका नाम भी लिखना है और फिर आपको लिखना है 4 प्रकार के दांत होते हैं, फिर यहाँ से लिखना है कृंतक और इसमें ये 2 लाइन लिखनी है। फिर है रदनक, इसमें आपको पहली लाइन लिखनी है और फिर लास्ट में इनकी संख्या लिखनी है। फिर है अग्रचर्णक और ये इसमें आपको यहाँ से लिखना है ये भोजन को चबाने में और ये संख्या। फिर है चवर्णक, इसमें आपको पहली लाइन लिखनी है और इनकी संख्या लिखनी है। फिर तीसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न है जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ क्या होता है। तो इसके लिए आपको आमाशय का चित्र बनाना है और साथ में यहाँ से लेकर आपको पेप्सिन में बदल जाता है तक लिखना है। पांचवा प्रश्न, पाचन तंत्र के किस अंग में पाचन का अंतिम चरण पूर्ण होता है। तो इसमें आप लिखेंगे जैसे ही भोजन आमाशय से निकलता है से लेकर अंतिम चरण पूर्ण होता है। उसके बाद एक लाइन आपको ये भी लिखनी है, प्राप्त होती है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। छठा प्रश्न है छोटी आंत से अनपचा भोजन कहाँ जाता है। इसके लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद एक लाइन ये भी लिखनी है और इसे निकल जाता है तक करना है। 7वां प्रश्न है पचे भोजन का स्वांगीकरण। तो बच्चों इसमें आपको पहले आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, फिर ये वाली लाइन आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है तक रासायनिक क्रिया करता है यहाँ तक कंप्लीट करनी और सबसे लास्ट में आपको मानव जीव की संरचना बनानी है। फिर है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सारे मैंने भर दिए हैं, आपको विजिबल है ना तो इनको लिख लेना। फिर है ग्रासनली, लार और पित्ताशय, इनकी परिभाषा आपको खुद से लिखनी है। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर को आपका होमवर्क पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।